हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे थे बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में जेनेटिक्स सब्जेक्ट की। इस सब्जेक्ट में हमने एक टॉपिक पर चर्चा कर ली है, जिसमें हमने कुछ सामान्य बातें जो जेनेटिक है उसकी कुछ सामान्य बातों पर चर्चा की थी। और आज हम एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है मेंडल के जो वंशानुक्रम सिद्धांत है, उन पर हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं, यानी मेंडलियन प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी टॉपिक पर हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार ये क्लास देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और यदि आप चाहते हैं कि इस क्लास की आपको फिनल पीडीएफ मिले या आपको पुराने पेपर की पीडीएफ मिले, तो आप इस क्लास की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मेंडल के वंशानुक्रम के सिद्धांत। इससे पहले हम मेंडल की कुछ जो मेंडल का परिचय या मेंडल के बारे में जान लेते हैं कि मेंडल का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। तो मेंडल का जो पूरा नाम है वो है ग्रेगर जॉन मेंडल, इसका पूरा नाम है। इसका जन्म हुआ 1822 में और इसकी मृत्यु हुई 1884 में। और जो मेंडल था वो कहाँ का था, वो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया का था। और जिन्होंने आनुवंशिकी के जनक भी कहा जाता है, यानी कि आपसे पूछा जाए फादर ऑफ जेनेटिक किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर रहने वाला है ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक कहा जाता है। 1866 में इन्होंने अपने मटर के पौधे पायसम सेटाइमम पर किए गए प्रयोगों पर आधारित एक शोध पुस्तिका लिखी कि एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन प्रकाशित किया। इसमें इन्होंने की जो आनुवंशिकी थी उसकी जानकारी बताई थी। और ये आपको जो पुस्तक का जो नाम है ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि इस ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मेंडल ने कौन सी पुस्तक या किस जो शोध द्वारा किसका प्रकाशित किया या कौन सी पुस्तक मेंडल ने लिखी। और फिर आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आता है कि पौधे तो और भी बहुत थे, लेकिन मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों चुना प्रयोग के लिए। ऐसे तो वो बाजरे का पौधा भी चुन सकता था, या फिर वो मूंग का भी, अरहर का, चावल का कोई सा भी पौधा वो चयन कर सकता था कि प्रयोग के लिए, लेकिन मटर का ही पौधा ऐसा क्यों किया उसने। तो इसका आंसर है कि उगाने और संभालने में आसानी होती है, यानी कि मटर का पौधा उगाना आसान होता है और उसकी देखभाल करना भी आसान होता है। दूसरा कि जो मटर होता है उसका जो पौधे का जीवन चक्र होता है वो छोटा होता है। इससे क्या होता है कि एक मतलब कम समय में परागण की क्रिया या नई संतति का अध्ययन किया जा सकता है। और स्पष्ट विपरीत लक्षण पाए जाते हैं, यानी कि इसमें जो लक्षण है वह स्पष्ट दिखाई देते हैं। दूसरा कि मटर स्वपरागण करता है, लेकिन हस्तचालित परागण भी संभव है, यानी कि मटर का पौधा सामान्यतः तो वो प्राकृतिक रूप से स्वपरागण होता है, लेकिन हम कृत्रिम रूप से उसमें परपरागण भी कर सकते हैं, यानी उनका अलग किस्मों से क्रॉस करवाकर नई किस्म भी बना सकते हैं। इसी कारण जो मेंडल था उन्होंने जीन अनुवांशिकी में अध्ययन के लिए मटर के पौधे का चयन किया। और फिर देखते हैं कि मेंडल का कार्य और अवलोकन, यानी मेंडल ने मटर के पौधे में 7 विपरीत लक्षणों के जोड़े का अध्ययन किया। यानी मेंडल ने कुल जो मटर का पौधा होता है जो उसमें 7 लक्षणों पर अध्ययन किया, जिसमें जो मुख्यतः आते हैं तने की ऊंचाई, बीज का आकार, बीज का रंग, फली का आकार, फलियों का रंग, फूल का रंग और फल की स्थिति। प्रबल का मतलब होता है जो प्रभावी होते हैं और अप्रबल का मतलब होता है जो अप्रभावी होते हैं। तो तने की ऊंचाई में लंबा या बोना होता है, जो लंबा होता है वो प्रभावी होता है और बोना जो होता है वो अप्रभावी होता है। इसका जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है कैपिटल टी और इसका स्मॉल टी। फिर आता है बीज का आकार, तो इसका होता है गोल और इसका होता है झुर्रीदार। फिर आता है बीज का रंग यानी कलर ऑफ सीड, तो इसका पीला होता है, येलो और इसका ग्रीन होता है। फिर आता है फली का आकार, तो इसका फूली हुई इनफेलेटेड होती है और इसकी सिकुड़ा हुआ होता है, यानी कि जो अप्रभावी होता है वो तो सिकुड़ा हुआ होता है और जो प्रभावी होता है वो होता है फूला हुआ। फलियों का रंग की बात करें या जो पोड होता है, पोड के कलर की बात करें तो ग्रीन और येलो होता है। फिर फ्लावर का रंग, जो फ्लोरा होता है उसके कलर की बात करें तो बैंगनी और सफेद होता है। और जो फूल की स्थिति होती है वो होती है अक्षीय या अंतिम टर्मिनल, यानी कि जो अक्षीय या अंतिम टर्मिनल का मतलब है जो शाखा होती है उसके अंत, जैसे ये शाखा होती है एक तो वो फूल यहाँ पे लगता है, एक यहाँ पे फूल लगता है, तो उसका मतलब होता है अक्षीय। और इसका मतलब होता है अंतिम छोर पर फूल लगता है, तो उसे कहते हैं टर्मिनल या अंतिम भाग है, जिसे हम कह सकते हैं।
फिर आते हैं कि मेंडल के तीन प्रमुख सिद्धांत के नियम थे, यानी मेंडल ने तीन जो प्रिंसिपल यानी लॉ मतलब तीन सिद्धांत प्रमुख है, जिनमें से एक तो है प्रभाविता का नियम, एक है स्वतंत्रता का नियम, एक है विभाजन का नियम। यानी ये तीन सिद्धांत मेंडल ने दिए। ये जो सिद्धांत है ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, क्योंकि हर पेपर में आपके बीएससी होगी या जहां पे भी जेनेटिक आती है, इन जो सिद्धांत है इनमें से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। जिसमें सबसे पहला आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम। इसमें मेंडल ने क्या बताया कि जो प्रभाविता का नियम है उसमें मेंडल के कथन के अनुसार जब किसी विषम युग्म जीव में दो अलग अलग एलील होते हैं तो उनमें से केवल एक प्रभावी प्रकट होता है, जबकि दूसरा दबी हुई नहीं दिखता। यानी जो दो अलग अलग जो एलील होते हैं, जैसे यदि हम लंबे पौधे का और बौने पौधे का यदि हम क्रॉस कराते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो प्रभावी लक्षण होता है, यानी कि जो हमने पीछे टेबल देखी थी उसमें जो लंबा था वही प्रभावी था और जो बौना था वो अप्रभावी था। तो इसमें जब F1 पीढ़ी प्राप्त होगी तो उसमें जो संतति प्राप्त होगी वो सभी लंबे पौधे प्राप्त होंगे। जैसे कि लंबे और बौने का क्रॉस कराने पर जो संतति मिलती है वो सभी लंबे पौधे मिलते हैं। इसमें से जब ये एलील क्रॉस करते हैं तो इसमें एक एलील आता है और इसमें से एक एलील आता है जो युग्मज बनाते हैं ये। इसी संकरण से जो पौधे होते हैं, जो ये कैपिटल टी है ये प्रभावी होता है और जो स्मॉल टी है वह अप्रभावी होता है, जिससे जो संतति F1 पीढ़ी जो प्राप्त होती है वह सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। दूसरा इसका जो नियम है वो है विभाजन का नियम। तो इसमें जो स्टेटमेंट दिया लॉ ऑफ स्टेटी, इसमें जो युग्मक निर्माण के समय किसी विशेष लक्षण के लिए उपस्थित दो एलील अलग हो जाते हैं, प्रत्येक युग्मक से केवल एक ही एलील आता है। यानी कि जो ये दो जो जोड़ी में एलील है ये दोनों अलग हो जाते हैं और केवल एक एलील आता है। जैसा कि उदाहरण देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो संतति है इसमें एक एलील लंबे का है एक बौने का है। जैसे कि ये नियम सर्वमान्य है जो सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों पर लागू होता है। जैसे युग्मक से टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी आता है, जो F2 में इसका जो अनुपात होता है 3:1 और लंबा अनुपात बौना बनता है। फिर आता है स्वतंत्रता वर्गीकरण का नियम, यानी स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। इसमें क्या बताया कि मेंडल ने कि जो जीन होते हैं, जो एलील होते हैं वे एक दूसरे पर प्रभाव मतलब निर्भर नहीं होते हैं, वे स्वतंत्र होते हैं। जैसे कि आपकी लंबाई और आपके रंग ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। जैसे यदि आपके लंबाई में वृद्धि हो रही है तो ऐसा नहीं है कि आपका जो रंग है वो काला होगा या सफेद होगा, ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। विभिन्न लक्षणों के एलील युग्मक निर्माण के समय स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से अलग होते हैं। ये नियम तभी लागू होता है जब दो या दो से जो अधिक जीन है वो जुड़े हो, यानी कि ये नियम तभी लागू होता है जब जीन दो या दो से अधिक जीन आपस में जुड़े होते हैं, तभी ये जो लागू होता है नियम। जैसे पीली और गोल का यदि क्रॉस कराते हैं तो F2 में गुणसूत्र अनुपात आता है हमारे ये 9:3:3:1। यानी ये अनुपात की जो है वो आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपसे ज्यादातर पूछा जाता है अनुपात क्या आता है। तो ये F2 पीढ़ी होती है उसमें हमें ये अनुपात मिलता है, ये आपको अनुपात का याद रखना है। और ये हमारे जो मेंडल के जो हेरिडिटी के जो सिद्धांत थे वंशानुक्रम के, ये हमने यहाँ पे चर्चा कर ली। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।